आज के बाद जो कभी मिल गए तो जान से मार दूंगी। उसके मुस्कुराते हुए हंसिया दिखाया। फिर अगले 2-3 दिनों तक वह मुझसे चिढ़ी रही। अगर मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता तो वह मुंह बिचक लेती। यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। गुस्से में वह बहुत प्यारी लगती थी, इसलिए अक्सर मैं जानबूझकर ऐसी बात कह देता कि वह चिढ़ जाती। फिर 2-3 दिनों तक वह नाराज रहने के बाद अपने आप ही मान जाती। यही सिलसिला पिछले 2-3 सालों से चला आ रहा था। इधर पिछले कुछ दिनों से बाबूजी की तबीयत खराब चल रही थी और घर के हालात भी धीरे धीरे खराब होते जा रहे थे। मुझे इस बात का एहसास भी हो गया था कि मुझे जल्द ही कोई कठोर निर्णय लेना होगा। ये सच था कि मुझे उससे बहुत प्यार था, शायद हद से भी ज्यादा। परंतु अपने परिवार के लिए उससे जरा भी प्यार कम ना था। मेरे अंदर इतना हौसला था कि अपने परिवार के लिए उसके जैसी 1000 लड़कियों को कुर्बान कर सकता था। एक दिन मुझे पता चला कि गांव के कुछ लड़के, जिससे मेरे बड़े भैया भी थे, जो हम लोगों से अलग रहते थे, पंजाब कमाने जा रहे हैं। मैंने उनसे बात की तो वे मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले मैंने 3-4 पन्नों का एक बड़ा सा प्रेम पत्र लिखा और अपनी छोटी बहन अंकिता को दे दिया, जो अंजलि की सहेली थी। इसे याद करके अंजलि को दे देना। घर से निकलने से पहले मैंने उसे फिर से याद दिलाया। ठीक है, उसने सिर हिलाया। ट्रेन के छूटते ही मेरी आंखों के सामने उसके साथ बिताए गए सारे पल किसी फिल्म की भांति घूमने लगे। एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे जिस्म से जान निकली जा रही हो। दिल में दर्द का ऐसा तूफान उठा कि आंखों से आंसू छलक आए। भूल जाओ उसे, शायद वह तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है। मैंने अपने सीने पर हाथ रखते हुए दिल को समझाया, परंतु दिल तो बच्चा ही होता है। वह खिड़की से बाहर सिर निकालकर बच्चों की तरह बिलख पड़ा। मेरे दिल की आवाज ट्रेन के शोर के नीचे दबकर रह गई। रात के अंधेरे में किसी को कुछ खबर भी ना हुई कि उनके आसपास कुछ हुआ है। बहरहाल हम लोग 2 दिनों के उबाऊ सफर के बाद पंजाब की राजधानी लुधियाना पहुंच गए। लुधियाना स्थित कार्यस्थल पर पहुंचने पर पता चला कि हमारे साथ धोखा हुआ है। वहां पर कार्यरत मजदूरों से पता चला कि उन्हें नौकरी का झांसा देकर लाया गया था, परंतु यहाँ इस निर्माणाधीन कारखाने में खुदाई का काम कराया जा रहा है, वो भी बहुत कम पैसों में। हमारे साथ गांव के करीब 10 से 12 लोग थे। हमने किसी तरह वहां रात गुजारा और सुबह होते ही पहरेदारों को चकमा देकर भाग निकले। लुधियाना से भागकर हम लोग दिल्ली गए और वहां से गुड़गांव। लेकिन वहां भी दुर्भाग्य ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। 1-2 दिन काम करने के बाद हमें ये कहकर हटा दिया गया कि यहाँ ज्यादा मजदूरों की जरूरत नहीं है। गुड़गांव से वापसी के क्रम में हमारा एक्सीडेंट हो गया। हम जिस टैक्सी पर सवार थे वह बीच रास्ते में ही पलट गई। मेरे कंधे की पसली टूट गई थी और भैया को भी काफी चोटें आई थी। दिल्ली में हमारे एक पड़ोसी रहते थे। बड़े भैया के पास उनका नंबर था। हमने उन्हें फोन किया और उनका पता पूछकर घायल अवस्था में ही किसी तरह उनके पास पहुंचे। उन्होंने एक सरकारी अस्पताल में हमारा इलाज कराया और हमें अपने साथ ले आए। उस वक्त उनकी भी माली हालत बहुत खराब थी। हालत ऐसी थी कि कभी कभी चाय बिस्किट पर ही दिन गुजारना पड़ता था। कैसे कहूँ, बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बददुआ होगी। पता नहीं ये जिंदगी कब तक मुझे रुलाती रहेगी। एक रात मैं भूखे पेट गिट्टी के ढेर लेटा उसे याद करके अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी कहीं से आती हुई संगीत की ध्वनि मेरे कानों में गूंजने लगी। एक तरफ टूटे हाथ का दर्द, दूसरी तरफ भूख का दर्द, तीसरी तरफ मोहब्बत का दर्द और चौथी तरफ गरीबी का दर्द। इन सब ने इस गाने के साथ मिलकर गम का एक भावनात्मक तूफान खड़ा कर दिया। इस चौतरफा हमले को मैं सहन ना कर सका और फूट फूट कर रो पड़ा। एक पल के लिए ख्याल आया कि किसी गाड़ी के नीचे आ जाएं, परंतु हार मानना बचपन से ही मेरी फितरत में नहीं था। उस रात मैं इतना रोया कि आंखें पथरा गई। अगले दिन मैंने घर जाने की जिद पकड़ ली। अभी तो हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं है, टिकट के पैसे कहाँ से आएंगे? भैया ने दुखी मन से कहा, हम बिना टिकट ही जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। मैंने हिम्मत बढ़ाई। उस हालातों में भैया भी दुखी और परेशान हो गए थे, सो उन्होंने भी मौन सहमति दे दी। हम दोनों विकलांग वाले डब्बे में बैठकर किसी तरह घर पहुंच गए। हमने रास्ते में ही फोन कर दिया था, अतः स्टेशन पर बाबूजी साइकिल लिए हमारा इंतजार कर रहे थे। वाह रे किस्मत, गए थे पैसे कमाने और घर वालों के लिए एक नई मुसीबत लेकर चले आए। ट्रेन से उतरते समय मैं मन ही मन सोच रहा था, काश ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। आत्मग्लानि से मेरा दिल भर गया। खैर बाबूजी ने हमारा उचित इलाज कराया और हमें घर ले आए।
इतने संघर्ष के बाद मुझे एक बात तो अंदाजा हो चुका था कि इस जन्म में तो वह मुझे नहीं मिल सकती। क्या तुमने अंजलि में मेरा पत्र दे दिया? रात को मैंने अंकिता से पूछा। नहीं, अंकिता ने सिर झुकाकर जवाब दिया। चलो कोई बात नहीं। मैंने अंकिता से वह पत्र लिया और फाड़कर फेंक दिया। मैंने दिल पर पत्थर रखकर यह तय कर लिया कि अपने परिवार की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दूंगा। अतः मैं अपनी पूरी संकल्प शक्ति समेटकर उसे भूलने का प्रयत्न करने लगा। वह मेरी तरफ देखती तो मैं नजरें चुरा लेता। कभी अगर वह मुझे सामने से आती दिख जाती तो मैं रास्ता बदल लेता। फिर भी पूरे 5 सालों के साथ को भूलना आसान थोड़े ही होता है। कई बार मैं अपने इरादों में असफल हो जाता और दिल के आगे समर्पण कर देता। दिल और दिमाग के बीच जंग जारी थी। इधर बाबूजी इधर उधर मजदूरी करके किसी तरह परिवार की गाड़ी खींच रहे थे, जो मेरे लिए शर्म की बात थी। परंतु मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे हाथों प्लास्टर लगा हुआ था। एक बात का पता चला है तुम्हें? रात को मैं अपने दोस्त शम्स के साथ गांव के सरेह में टहल रहा था। कौन सी बात? मैंने चलते चलते लापरवाही से पूछा। अंजलि की शादी होने वाली है। अचानक से जैसे मेरे पैरों में ब्रेक लग गए। क्या यह मजाक है? मैंने गंभीरता होते हुए कहा। नहीं, ये सच है। नहीं, ये सच है, मैंने खुद अपनी कानों से सुना है। एक पल के लिए जैसे मेरा दिमाग सुन्न हो गया। भले ही मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच तो ये था कि अभी तक मैं उसे एक पल के लिए भी भूल नहीं पाया था। मेरे जीवन के लिए कम से कम इतनी राहत थी कि वह मेरी नजरों के सामने थी। लेकिन अब जीने का यह सहारा भी छूटने वाला था। तुम चलो, मैं आता हूँ। मैं वापस सरेह की तरफ लौटने लगा। कहीं नहीं, तुम जाओ, मैं आता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, मैं इतनी रात को तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। शायद उसे लगा कि कहीं मैं खुद को नुकसान ना पहुंचा लूं, इसलिए वह जबरन मुझे पकड़कर घर ले आया। अब मैं कैसे जी सकूंगा? क्या वह शादी के लिए तैयार हो जाएगी? क्या पता उसके दिल में क्या है। मैंने तो उससे अभी इजहार भी तो नहीं किया है। अगर मैंने उससे इजहार भी कर लिया तो उसे भगाकर कहाँ ले जाऊंगा? कैसे उसकी जरूरतों को पूरा करूंगा? कैसे उसे खुश रखूंगा? अभी तो मैं कुछ कमाता भी नहीं हूँ। अगर मैं उसे लेकर कहीं भाग भी जाऊं तो मेरे घर वाले तो भूखे मर जाएंगे। फिर गांव समाज और उसके घर वाले मिलकर मेरे परिवार का जीना दूभर कर देंगे। श्वेता और अंकिता का क्या होगा? पूरी रात मैं इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढता रहा। संयोग से अगले ही दिन वह मुझे अपने चापाकल पर अकेली मिल गई। मैं जाकर पानी पीने लगा और वह हैंडल चलाने लगी। सुना है तुम्हारी शादी हो रही है? मैंने पानी पीते पीते रुक कर पूछा। वह कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से हैंडल चलाती रही। तभी वहां गांव की कुछ औरतें आ गई, इसलिए मैंने वहां रुकना उचित नहीं समझा। अभी मैं इस झटके से संभला भी नहीं था कि अगले दिन एक दूसरा झटका लगा। अब तो तुम्हारा हाथ ठीक हो गया है ना? मैं रात को बाबूजी के साथ भोजन कर रहा था। हाँ, अब बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। मैंने रोटी का टुकड़ा मुंह में डालते हुए जवाब दिया। ठीक है, तुम्हें कल से काम पर जाना होगा। मेरा एक दोस्त है जो शहर में ट्रक चलता है, मैंने उससे बात कर ली है। वह कुछ ही दिनों में तुम्हें गाड़ी चलाना सिखा देगा। बाबूजी ने संक्षेप में बताया। लेकिन मुझे ड्राइवरी का काम पसंद नहीं है, मैंने ऐतराज जताया। तो क्या करोगे? ड्राइविंग आराम का काम है तो नहीं होगा और दिल्ली पंजाब जाकर मजदूरी करोगे। बाबूजी नाराज हो गए। कितने दिनों के बाद छुट्टी मिलेगी? थोड़ा देर सोचने के बाद मैंने प्रश्न किया। इसका कोई ठीक नहीं है। वैसे मैं कह दूंगा तुम महीने 2 महीने में घर भी आ सकते हो। महीने 2 महीने? यहाँ तो एक दिन भी जीना दुश्वार हो रहा है। मैंने मन ही मन सोचा। खैर, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। चलो अब जिंदगी जहाँ ले जाए। जाने को तो मैं चला गया, लेकिन मेरी हालत जल बिन मछली की हो गई। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता, बस हर पल उसके ही ख्यालों में खोया रहता। रात भर मुझे नींद नहीं आती। उसकी याद में मैंने कितनी रातें रो रो कर गुजारी है। कई बार तो मैं 5-6 दिन में ही भागकर घर आ जाता, जिसके कारण मुझे बाबूजी की डांट सुननी पड़ती थी। मेरी हालत पागलों जैसी हो गई। मैं जहां भी जाता वहां की सड़कों पर, गाड़ियों पर और पेड़ों इत्यादि पर उसका नाम लिखता रहता। रात को सोते समय किसी लड़की की आवाज सुन लेता तो उठकर बैठ जाता। हर लड़की की आवाज उसी की आवाज लगती। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने मंदिरों में जाना बंद कर दिया। मुझे भगवान के नाम से भी चिढ़ होने लगी। हालांकि अभी भी मेरी अंतर्चेतना जागृत थी और मुझे बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही थी। एक बार जब मैं छुट्टी में घर आया तो पता चला कि उसकी शादी फिक्स हो चुकी थी। अगले ही महीने उसकी शादी होनी थी।
मुझे लगा कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। उसकी शादी के 3 महीने बाद जब मैं दोबारा घर वापस आया तो डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। मैंने गाड़ी छोड़ दी और घर पर रहने लगा। उसके जाने के बाद मेरा जीवन बिल्कुल नीरज और वीरान हो गया। मैंने गांव में निकलना और दोस्तों के साथ उठना बैठना सब बंद करके घर में कैद हो गया। श्वेता को मुझसे बड़ा लगाव था। वह मेरी हालत देखकर अक्सर रोने लगती थी। मुझे भी अपने माँ बाप और बहनों से बहुत प्यार था और मैं उनके आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। परंतु इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्यों जी, सिर्फ कहानियों में ही डूबे रहेंगे या मेरा भी कुछ ख्याल है? नीतू ने पीछे से कसकर पकड़ा तो मेरा ध्यान भंग हुआ। सारी जिंदगी तो तुम्हारी ही है और क्या चाहिए? खुद को उसकी बाहों से छुड़ाते हुए मैं पीछे पलटा। बस इतना ही काफी है। वह मुस्कुराए। चलो कुछ मीठा हो जाए। उसके गले में बाहों का हार डालते हुए मैंने शोखी से कहा, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। वह मासूमियत से बोली तो मैंने उसे आजाद कर दिया। वह चाय बनाने नीचे चली गई और मैं फिर से लिखने लगा। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने उसके गम को भुलाने के लिए किताबों से दोस्ती कर ली। ऐसे वक्त में किताबों ने मेरा बड़ा साथ दिया। उन्होंने मुझे बिखरने से बचा लिया और मुझे वापस जिंदगी की तरह मोड़ दिया। फिर भी उसकी शादी के 2-3 सालों के बाद भी मैं उसके गम में डूबा रहा। लेकिन कहते हैं ना, समय का मरहम बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। उसकी शादी के 3 सालों बाद मेरी भी शादी हो गई। मेरी पत्नी काफी खूबसूरत, मासूम और नेकदिल इंसान है तथा 3 प्यारे प्यारे बच्चों का पिता भी हूँ। मैं अपनी पत्नी और बच्चों से बेहद प्यार करता हूँ, परंतु आज तक मैं उसे लड़की को भूल नहीं पाया हूँ, क्योंकि उस लड़की की वजह से मैंने जीना सीखा है। उसी की प्रेरणा से मैंने अपने परिवार को गरीबी के दलदल से निकाल पाया हूँ। मुझे अपने दिल टूटने का उतना गम नहीं है जितना इस बात की खुशी है कि केवल अपनी खुशियों को कुर्बान करने से दर्जनों चेहरों की खुशियां बरकरार है। मैंने जो कुछ भी किया उसकी और अपने परिवार की खुशियों के लिए किया। वह भले ही मेरी जिंदगी में नहीं है, लेकिन उसकी यादें हमेशा मेरे साथ है। आज भी मुझे उससे उतना ही प्यार है जितना 15 साल पहले था। आज भी वह अक्सर मेरे सपने में आती है, बातें करती है और अचानक गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद दिल में गम की ऐसी लहरें उठती है कि मैं उसमें डूब जाता हूँ और कुछ देर के लिए खुद को भूलकर बच्चों की तरह रोने लगता हूँ। आज भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। अब आप लोग ये मत समझ लेना कि मैं एक कमजोर, भावुक और अपरिपक्व इंसान हूँ। मैं एक स्ट्रांग, इंटेलिजेंट और जीनियस इंसान हूँ। मैंने पिछले 15 सालों अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा रखी है और उनके हर सुख दुख का ख्याल रखता हूँ। अपने परिवार के साथ मैं एक सुखी और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और मैं ईश्वर से हरदम यही प्रार्थना करता हूँ कि उसका भी वैवाहिक जीवन सुखमय और खुशहाल हो। अब चूंकि हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं उससे प्रेमी की तरह मिलूं या वह मुझे प्रेमिका के रूप में मिले। मैं उसके शादीशुदा जिंदगी में दखल देकर उसकी सामाजिक गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता और न ही मैं उसके वैवाहिक जीवन पर चरित्रहीनता का दाग लगाना चाहता हूं। लेकिन मरने से पहले मैं उसके दिल तक अपने दिल की बात पहुंचाना चाहता हूं, ताकि वह मेरे दिल के जज्बातों को, मेरी मजबूरियों को समझ पाए। मैं नहीं चाहता कि उसके दिल में मेरे प्रति कोई गलतफहमी रहे, अन्यथा मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति और सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी पाठकों से अनुरोध है कि कृपया इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह कहानी उस तक पहुंच जाए। वह जब इस कहानी को पढ़ेगी तो समझ जाएगी कि यह उसकी ही कहानी है।